हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इस चैप्टर 4 का हम थर्ड सब टॉपिक करेंगे, जो कि है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। तो यहाँ पे जानेंगे कि कॉलोनीज में किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया थी वो ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी। ठीक है, तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ वो हम जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, मतलब इंडियन टेक्सटाइल के बारे में यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। Before the age of machine industry, silk and cotton goods from India dominated the international market in textiles. तो मतलब जब मशीन इंडस्ट्रीज का दौर आया, उससे पहले जो इंडिया थी वो इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट कर रही थी टेक्सटाइल के मैटर में, क्योंकि इंडिया के जो सिल्क और कॉटन के जो गुड्स थे वो उस समय भारी डिमांड में थे इंटरनेशनल मार्केट में। तो हम ये कह सकते हैं डोमिनेट कर रहे थे। ठीक, नाउ coarser cotton were produced in many countries, but the finer varieties often come from India. Armenian and Persian merchants took the goods from Punjab to Afghanistan, Eastern Persia and Central Asia. तो जो कॉटन था वो कई कंट्रियों में, यानी कि जो कपास होता था वो कई देशों में पैदा तो जरूर होता था, लेकिन जो सबसे अच्छी वैरायटी थी वो इंडिया से ही निकलती थी। तो जो आर्मेनियन थे, जो पर्शियन मर्चेंट्स थे, वो ये जो फाइन वैरायटी के जो कपास या कॉटन था वो उसको पंजाब से लेके अफगानिस्तान लेके जाते थे, ईस्टर्न पर्शिया लेके जाते थे और सेंट्रल एशिया में उसका व्यापार करते थे। Bales of fine textile were carried on camel back, while the northwest frontier through mountain passes and across desert. तो ये जो फाइन टेक्सटाइल थी वो कैमल की पीठ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हो के माउंटेन पास करके और जो रेगिस्तान था उसके अक्रॉस जाते थे। वाइब्रेंट सी trade operate through the main pre-colonial port. Surat on the Gujarat coast connected India to the Gulf and Red Sea port. Masilepatnam on the Coromandel coast and Hooghly in Bengal had traded link with Southeast Asian ports. तो जब जो व्यापार होता था, अगर जो व्यापार सी के जरिए होता था तो वो मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट के जरिए होता था। जैसे सूरत, गुजरात कोस्ट का सूरत पोर्ट हो गया जो इंडिया को गल्फ से और रेड सी पोर्ट से कनेक्ट करता था। मछलीपट्टनम कोरमंडल कोस्ट का मछलीपट्टनम पोर्ट हो गया, बंगाल का हुगली पोर्ट हो गया। तो ये जो पोर्ट थे ये साउथ ईस्ट जो एशियन पोर्ट थे उनसे व्यापारिक तौर पे कनेक्टेड थे। Variety of Indian merchant and banker were involved on this network of export trade, financing production, carrying goods and supplying exporter. तो कई तरीके के जो मर्चेंट्स और जो बैंकर्स थे वो इस एक्सपोर्ट ट्रेड के नेटवर्क में शामिल थे। जैसे फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन को फाइनेंस करना, पैसा देना, किसी पैदावार के लिए पैसा इकट्ठा करना, फिर जो सामान था, जो गुड्स थे उसको कैरी करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फिर उस गुड्स को सप्लायर को प्रोवाइड करना, सप्लाई करना, एक्सपोर्टर को सप्लाई करना। ठीक है, सप्लाई मर्चेंट लिंक द पोर्ट टाउन्स टू द इनलैंड रीजन। जो सप्लाई मर्चेंट थे जो सप्लाई करते थे गुड्स को वो पोर्ट टाउन से इनलैंड रीजन से कनेक्टेड थे। ठीक है, वो क्या करते थे, वो वीवर्स को एडवांस देते थे। प्रोक्योर वुवन क्लोथ, उनको वीवर्स को एडवांस देकर उनसे वुवन क्लोथ लेते थे। फिर वो वीविंग मशीन में वीविंग जो विलेज था वहां पे वो वीवर जो ऊन बनता था उनको वो वीविंग करने के लिए वीविंग मशीन विलेजेस में जाकर देते थे। फिर वहां से वो सामान कैरी करके फिर वो पोर्ट को सप्लाई कर देते। एट द पोर्ट द बिग शिपर एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट हैड ब्रोकर हु नेगोशिएट द प्राइस बॉट गुड्स फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट ऑपरेटिंग इनलैंड। तो पोर्ट पे क्या होता था, जब ये सारा जैसे
सामान क्या बोलते, पहले वीवर्स को एडवांस दे दिया जाता था, तो वो वीवर्स क्या करते थे, वुवन जो क्लोथ्स थे उनको वीविंग विलेज में ले जाते थे, वहां पे उनको क्लोथ्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता था। फिर ये जो सामान होता था, ये सामान वो लेके पोर्ट पे सप्लाई करते थे। अब पोर्ट पे क्या होता था, जो बड़ी बड़ी शिपिंग मशीन, जो बड़े बड़े जहाज होते थे, जो एक्सपोर्ट वर्कर थे, वो इस सामान का जो प्राइस डिसाइड करना, उसका जो नेगोशिएशन था ब्रोकर के जरिए करते थे। ब्रोकर वो होते जो मिडल मैन होते, उनके जरिए करते हैं, और फिर वो उनसे गुड खरीद लेते, फिर ये विदेशों में जाके बेच देते हैं। बाय द 1750s दिस नेटवर्क कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट वाज ब्रेक डाउन। तो 1715 आते आते ये जो नेटवर्क था सप्लाई का, डिमांड का, एडवांस का, ये जो नेटवर्क जो इंडियन मर्चेंट कंट्रोल कर रहे थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? क्योंकि उस टाइम तक इंडियन कॉलोनीज में कन्वर्ट होने लगी थी। द यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेन पावर, फर्स्ट सिक्योरिंग ए वेराइटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट, देन मोनोपोली राइट टू ट्रेड। तो ये ब्रेकडाउन होने का सबसे बड़ा कारण था यूरोपियन कंपनी का इंडिया में आना। तो यूरोपियन कंपनीज ने क्या किया, धीरे धीरे अपनी जो सत्ता थी, अपनी जो पावर थी, उसको बढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो लोकल कोर्ट से उनसे उन्होंने कई तरीके के कंसेशन की मंजूरी ले ली। फिर उसके बाद उन्होंने मोनोपोली का अधिकार ले लिया ट्रेड करने का। मोनोपोली मतलब एकमात्र अधिकार, किसी भी वस्तु को बेचना या खरीदने का एकमात्र अधिकार उन्होंने ले लिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? This result in a decline of the old port of Surat and Hooghly through which local mutton had operated। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जो पुराने पोर्ट थे, जो पुराने जट्टी थी सूरत में, हुगली में, जिसको लोकल मर्चेंट ऑपरेट करते थे, उनमें गिरावट आने लगी। Export from these ports fell dramatically. The credit that had financed the earlier trade began dry up, and the local bankers slowly went bankrupt. तो जो एक्सपोर्टर्स थे उस टाइम पे, जो एक्सपोर्ट होता था उस टाइम पे सूरत और हुगली जैसे पोर्टों में, तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। बहुत ही बुरी तरीके से गिरावट उनमें बहुत ही बुरी गिरावट हुई एक्सपोर्ट में, उन पोर्ट्स के एक्सपोर्ट कर निर्यात में बहुत ही बुरी तरीके से गिरावट हुई। तो जो उधार लिए थे, जो उधार लिए थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। जो लोकल बैंकर से वो उनका दिवालिया होने लगा, यानी वो बैंकरप्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जब जो पोर्ट थे वहां पे जब एक्सपोर्ट का सामान ही नहीं जाएगा तो वो कैसे अपना क्रेडिट जो ऋण है उसको कंप्लीट करेंगे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? तो जो लोकल बैंकर्स थे, जिन्होंने उधार दिया था, जिन्होंने क्रेडिट दिया था उन पोर्ट्स के लोगों को, यानी कि जहां पर जहाज खड़े होते ना उनको पोर्ट्स बोलते, वहां के लोगों को, तो वो पे नहीं कर पाए। तो क्या हुआ? जो लोकल बैंकर्स थे उनका दिवालिया, वो बैंकरप्ट हो गए। In the last year of the 17th century, the gross value of trade that passed through Surat had been rupees 16 million. By the 1740s, it had slumped to 3 million. तो मतलब अगर आखिरी सालों की बात करें, 17th सेंचुरी के आखिरी सालों की बात करें, तो जो ग्रॉस वैल्यू थी ट्रेड की उस टाइम पे सूरत पे 16 मिलियन थी, और 1740 आते आते वो जो ग्रॉस वैल्यू थी वो 16 मिलियन से गिर के 3 मिलियन तक पहुंच गई थी। एज यू कैन सी, ये देखिए आप पोर्ट देख सकते हैं, मतलब ये एक फैक्ट्री है सूरत में। 17th सेंचुरी में इस तरीके की ये फैक्ट्री थी सूरत में। नाउ While Surat and Hooghly decayed, Mumbai and Kolkata grew. तो मतलब जैसे जैसे सूरत और जो हुगली के जो पोर्ट थे उनमें एक्सपोर्ट में गिरावट आ रही थी, तो उसी समय जो बॉम्बे और जो कोलकाता का जो पोर्ट था वो बढ़ रहा था, वो फल फूलने लगा। This shift from old port to the new one was an indicator of growth of colonial power. तो ये जो शिफ्ट था, ये जो चेंज था कि ओल्ड पोर्ट को इस्तेमाल ना करके नए पोर्टों का इस्तेमाल करने का मतलब ये था कि हाँ, अब भारत में जो कॉलोनियल पावर है वो बढ़ने लगी है, वो धीरे धीरे अपनी पैठ जमाने लगी। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट केम टू बी कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंट्रीज एंड वाज कैरिड इन यूरोपियन शिप्स। तो जो व्यापार था
जो नए पोर्ट में जिस तरीके का व्यापार हो रहा था, अब उन व्यापारों को कौन कंट्रोल कर रहा था? यूरोपियन कंपनीज। ओल्ड पोर्ट में कौन कर रहा था कंट्रोल? इंडियन कंपनीज कर रही, मर्चेंट्स कर रहे थे। लेकिन जो नए पोर्ट बने थे, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे जो नए पोर्ट बने थे, वहां पर जो ट्रेड को कंट्रोल कर रहा था वो यूरोपियन कंट्रीज कर रही थी। और यूरोपियन की शेप्स जो थी वो जो सामान एक्सपोर्ट करना था वो उसको ढोती थी, उसको कैरी करके लेकर जाती थी। While many of the trading house collapsed, those that wanted to survive had to now operate within the network shaped by European trading countries. तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब यूरोपियन कंपनीज मार्केट में आई, इंडिया में आई, तो कई जो पुरानी ट्रेडिंग हाउसेस थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, गिरने लगे। लेकिन जो सरवाइव करना चाहते थे, जो उस दौर में अपने आप को स्टेबल रखना चाहते थे, अब उनको क्या करना था? अब वो जो यूरोपियन कंपनी ने जो नेटवर्क बनाया है, उन्हीं नेटवर्क के दायरे में अब वो जो सरवाइव करने वाली कंपनियां थी उनको काम करने में मजबूर होना पड़ा। How did these changes affect the life of weavers and other artisans? अब सवाल उठता है कि किस तरीके से ये जो चेंजेस थे, कौन से चेंजेस थे? चेंजेस वो थे कि जब इंडियन मर्चेंट की पावर घटती जा रही थी और यूरोपियन कंपनीज की पावर बढ़ती जा रही थी। जो ओल्ड पोर्ट थे उन वहां पर जो एक्सपोर्ट का काम था वो खत्म होता जा रहा था, नए पोर्ट बने और वहां पे एक्सपोर्ट का काम बढ़ने लगा। तो ये जो चीज थी वो किस तरीके से हमारे इंडियन वीवर्स और वहां के जो कलाकार थे उनके जिंदगी पे असर कर रही थी। तो इसी के बारे में जानने के लिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है व्हाट हैपेंड टू वीवर्स। तो मतलब जो बुनकार थे उनको क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ? The consolidation of East India Company power after the 1716 did not initially lead to decline in textile export from India. तो मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आई 1716 में, तो शुरुआत में उनके पावर में आने से तो जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थे इंडिया के, उसमें गिरावट नहीं हुई थी, ठीक है, मतलब कोई असर नहीं हुआ था उस समय। लेकिन British cotton industry had not yet expanded and Indian fine textile were in great demand in Europe. तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश कॉटन जो इंडस्ट्री थी वो अभी एक्सपैंड नहीं हुई थी, यानी फैली नहीं थी। और इसी वजह से जो इंडियन फाइन टेक्सटाइल की जो डिमांड थी यूरोप में वो बहुत ही ज्यादा थी। So the company was keen on expanding textile export from India. तो इसी वजह से जो ब्रिटिश कंपनी थी वो इस बात पे जोर दे रही थी कि वो जो अपनी एक्सपोर्ट, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो इंडिया के जरिए फैलाना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो फाइन टेक्सटाइल की जो डिमांड थी वो ब्रिटेन में कई गुना ज्यादा थी, और जिसकी वजह से ब्रिटिश कंपनी ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और वो इंडिया से ही अपने टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए बढ़ावा देने लगी। Before establishing political power in Bengal and Carnatic in the 1760s and 1770s, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export. तो मतलब अपनी जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब उसकी पॉलिटिकल राजनीतिक पावर इस्टेब्लिश भी नहीं हुई थी, बनी भी नहीं थी ठीक तरीके से बंगाल और कर्नाटक में, तो उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही मुश्किलों से जो गुड्स थे उसकी सप्लाई को बड़ी मुश्किल से रेगुलर कर पा रही थी, ठीक है। एक्सपोर्ट उसको रेगुलर बेसिस पे गुड्स को एक्सपोर्ट करने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। ये बात तब की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिटिकल पावर थी वो उस समय बंगाल और कर्नाटक में एस्टैब्लिश नहीं हो पाई थी ठीक तरीके से 1716 और 1770s को लेकर। द फ्रेंच, डच, Portuguese as well as the local trader compete in the market to ensure woven cloth. तो उस टाइम पे क्या था, जो फ्रेंच थे, जो डच थे, जो पोर्चुगीज के लोग थे, साथ में जो इंडियन लोकल ट्रेडर थे, वो एक दूसरे से जो ऊनी कपड़ों को लेकर compete कर रहे थे मार्केट में।
So the weaver and the supplier merchant could bargain and trying selling the produce to the best buyer. तो क्या हो रहा था, जो वीवर्स थे और जो गरम कपड़े बेचने वाले जो मर्चेंट होते थे, अब वो मोल भाव करने लगे। वो इस बात की कोशिश करने लगे कि वो अपना सामान ऐसे इंसान को दे जो उनको बेस्ट प्राइस दे सके, मतलब बेस्ट बायर को वो पे करना चाहते थे। In their letters back to London, company officially continues complained of difficulties of supply and high price. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जब लेटर लिखती थी लंदन में, लेटर लिख के भेजती थी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा इस बात की कंप्लेन करती थी कि उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से वो अपने जो सामान है उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे, और किस तरीके से उनके जो सामान की जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा है। However, once the East India Company established political power, or it could assert a monopoly right to trade. पर लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो पॉलिटिकल पावर थी, राजनीतिक पावर थी, उसको जमा लिया, इस्टेब्लिश कर लिया, तो उन्होंने फटाफट, मतलब बहुत ही जल्दी, क्या बोलते जो ट्रेड पे अपना मोनोपोली अधिकार साबित कर दिया, घोषित कर दिया कि अब इस ट्रेड पे हमारा ही अधिकार है, कोई और कपड़े नहीं बेच सकता है। ठीक है, इट प्रोसीड टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दैट वुड एलिमिनेट कंपटीशन, कंट्रोल कॉस्ट एंड इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स। This did not through a series of this it did through a series of steps. तो इसमें क्या था, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मोनोपोली खरीद फरोख्त में तो साबित कर दी। अब इससे क्या हुआ कि एक सिस्टम डेवलप्ड होने लगा, मैनेजमेंट का एक सिस्टम डेवलप होने लगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोलते कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश करने लगी, जो जो दाम होते थे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। इस बात को सुनिश्चित कर दिया कि जो कॉटन है, जो सिल्क गुड है, वो रेगुलर तौर पे एक्सपोर्ट हो, यानी रेगुलर तौर पे सप्लाई कर जाए, उसकी सप्लाई रेगुलर तौर पे हो। तो इसके लिए उन्होंने कई तरीके के स्टेपों को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो जो पहला स्टेप था वो था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर एंड ब्रोकर्स connected with the cloth trade and establish a more direct control over the weaver. तो सबसे पहला कदम मतलब कॉस्ट पे अपना काबू करना, कंपटीशन को हटाना मार्केट से, और इस बात का सुनिश्चित करना कि जो सप्लाई हो रही है कॉटन की, कपास की और सिल्क की, वो रेगुलर बेसिस पे हो रही है। तो उन्होंने कई तरीके के कदम उठाए। सबसे पहला कदम था कि ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने इस बात की कोशिश की कि वो जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रेडर थे, जितने भी ट्रेडर्स थे, जितने भी ब्रोकर्स थे, जो कि कपड़े के खरीद फरोख्त में शामिल थे, उनको धीरे धीरे उन्होंने हटाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने डायरेक्ट जो बुनकार थे उनसे डायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। इट अपॉइंटेड ए पेड सर्वेंट कॉल्ड गोमस्ता टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले तो जितने भी जो कपड़ा व्यापारी थे उनको हटाया, उनके बीच में जो ब्रोकर थे उनको हटाया। फिर उन्होंने डायरेक्टली एक कनेक्शन वीवर्स के साथ एस्टैब्लिश कर लिया। इसका मतलब वो डायरेक्ट ही वीवर्स को, बुनकारों को कंट्रोल करने लगे। तो बुनकारों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो पेड सर्वेंट अपॉइंट करना शुरू कर दिए। पेड सर्वेंट वो सर्वेंट होते हैं जिनको पैसे देकर अपॉइंट किया जाता है, सैलरी टाइप सर्वेंट होते हैं, तो उनको अपॉइंट करना शुरू कर दिया। इनको कहा जाता है तो गोमस्ता। अब इन गोमस्ता का क्या काम था कि वो जो बुनकार थे उनको सुपरवाइज करते थे, सप्लाईज को कलेक्ट करते थे, फिर उसकी क्वालिटी को चेक करते थे कि सही क्वालिटी का है कि नहीं। ये तो पहला स्टेप हो गया। अब जो दूसरा स्टेप था, वहां ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या काम था, इट प्रिवेंट कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। तो दूसरा काम था, ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात की कोशिश करती थी जो बुनकार, जो वीवर्स उनके पास थे, उनको रोकती थी कि वो दूसरे बायर के साथ डील ना करें। ठीक है, दूसरे बायर के साथ किसी एग्रीमेंट या समझौते में ना
शामिल हूं। वन वे ऑफ डूइंग दिस वॉज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांस। तो पहला तरीका था वीवर्स को रोकने का कि वो किसी दूसरे बायर के साथ ना चले जाएं। वो पहला तरीका था कि वो वीवर्स को एडवांस दे देते, एडवांस में ही पैसा दे देते, पैसा दे देते थे कि ताकि वो ना जाएं। ठीक है। वंस एन ऑर्डर वॉज प्लेस्ड, the weaver were given loan to purchase the raw material for their production। तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस्ड होता था, जैसे ही ऑर्डर मिल जाता था, तो वो वीवर्स को एडवांस में ही लोन दे देते थे। एडवांस में लोन देने के बाद वीवर्स क्या करते थे, उस एडवांस लोन से वो कच्चा माल खरीदते थे कॉटन का और फिर उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते थे। Those who took loan had to hand over the cloth they produced to the गोमस्ता। तो जिन जिन लोगों ने कंपनी से लोन लेते हैं, जो लोग कंपनी से लोन लेते थे, उनको मजबूरी में जो क्लॉथ बनाते थे, जो कपड़े बनाते थे, उनको वो कपड़े गोमस्ता को ही देने पड़ते थे। वो ये जो बनाए हुए कपड़े किसी और बायर को नहीं बेच सकते थे। As loan flowed in and the demand for fine textile expanded, weaver agilely took the advance, hoping to earn more। तो जिस तरीके से लोन बड़ी आसानी से बुनकारों को मिल रहा था और जिस तरीके से जो हमारे टेक्सटाइल की डिमांड थी बढ़ती जा रही थी, तो वीवर्स भी बहुत ही उत्सुकता से एडवांस लेने लगे इस उम्मीद में कि हाँ, हम एडवांस लेंगे, कपड़े बनाएंगे तो हम ज्यादा अर्न करेंगे। Many weavers had small plot of land which they had earlier cultivated along with the weaving, and the produce from this took care of family needs। तो कई weavers के पास अपने अपने छोटी जमीन थी जिसको वो वीविंग से पहले कल्टीवेट करते थे। ठीक है। वीविंग तो बुनाई तो करते ही थे, पर वो खेती बाड़ी भी करते थे। अब इन्होंने क्या कर लिया, अब ये जो थे, अब इन्होंने क्या किया, इन बुनकारों ने अब इन लैंडों को लीज पे देना शुरू कर दिया, ताकि वो लीज पे देते थे और उस लीज से जो पैसे मिलते थे वो उस पैसों को लेकर वीविंग में अपना पूरा समय बुनाई में निकाल देते थे। Weaving in fact required the labor of entire family with children and women all engaged in different stages of the process। तो वीविंग बुनाई कोई आसान काम नहीं था। बुनाई में पूरा का पूरा परिवार लगा रहता था, चाहे बच्चे हों चाहे औरतें हों। वो वीविंग में जितने स्टेजेस होते थे, उन पूरे स्टेजेस में कहीं ना कहीं सबका कोई ना कोई काम निकल ही आता था। Soon, however, in many weaving villages there were report of clashes between weavers and गोमस्ता। पर बहुत ही जल्द, मतलब बहुत ही जल्द, तो इस तरह की अफवाहें फैलने लगी, इस तरीके के रिपोर्ट आने लगी कि जो वीवर्स है, कई विलेजों में जो वीवर्स हैं, वो गोमस्ता के वीवर्स और गोमस्ता के बीच में आपस में मतभेद पैदा होने लगे। पहले क्या होता था, अर्लियर supply merchant had very often lived within the weaving village and had a close relation with the weavers, looking after their needs and helping them in times of crisis। तो पहले क्या होता था, जो सप्लाई मर्चेंट होते थे वो ज्यादातर वीविंग वाले, जहां बुनकार का जो गांव होता था वहीं रहते थे। उनके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हुआ करते थे और वो उनकी जरूरतों को देखते थे और जब मुश्किलों में उनके काम आते थे। लेकिन अब जो नए गोमस्ता थे, दे वे आउटसाइडर विथ नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक विथ विलेजर्स। तो ये जो नए गोमस्ता थे वो बाहरी थे और इनका कोई लॉन्ग टर्म का सोशल रिलेशन नहीं था उन विलेजेस के साथ। दे एक्टेड एरोगेंटली मार्च इनटू विलेज विथ सिपाहीज एंड प्यून्स एंड पनिश वीवर्स फॉर डिले इन सप्लाई, ऑफन बीटिंग एंड फ्लॉगिंग देम। तो ये जो गोमस्ता थे ये बाहरी तो थे, तो ये बड़े ही क्रोधित एरोगेंटली, मतलब बड़े ही घमंडी तौर पे विलेजों गांव में घूमते थे सिपाही के साथ, पियून के साथ, और जो बुनकार सप्लाई मतलब माल समय पे देने में फेल हो जाता था वो उसको पनिश करते थे, मारते थे, कोड़े लगाते थे। The weaver lost the space to bargain for price and sell to different buyer. The price they received from company was miserably low and the loans they had accepted tied them to the company। तो वीवर्स का जो अधिकार था बार्गेन करने का, मोल भाव करने का,
वो उसको खोते जा रहे थे और वो क्या बोलते अलग अलग बायर्स को नहीं बेच सकते थे अपना सामान। तो अब ये उनकी मजबूरी थी कि वो जो अपना सामान था उनको बहुत ही कम दामों पे कंपनी को ही बेचना पड़ता था। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि उन्होंने कंपनी से जो लोन लिया था कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनको अपने जो सामान थे वो कंपनीज को बेचने पे मजबूर होना पड़ रहा था। In many places in Carnatic and Bengal, weavers deserted villages and migrated, setting up looms in other village where they had some family relation. तो कई कई जो कर्नाटक और बंगाल में कई ऐसे जगहें थी जहां पर जो बुनकार थे वो अपने गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जाके बस रहे थे, वहां पे अपने हैंडलूम सेटअप कर रहे थे। वो ऐसे गांव में जहां पे बस रहे थे जहां पे उनका थोड़ा बहुत family relation था। Elsewhere, weavers along with the village trader revolted, opposing the company and its ऑफिशियल। कहीं कहीं पे तो ऐसा हो रहा था जो बुनकार थे वो कई विलेज ट्रेडर से मिल के कंपनी और उनके ऑफिशियल के खिलाफ रिवॉल्ट शुरू कर दिया, उनके अपोज में उनके विरुद्ध खड़े शुरू हो गए। तो ओवर टाइम मेनी वीवर्स बिगेन रिफ्यूजिंग लोन्स, क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप एंड टेक टू द कल्चरल लेबर। तो समय के साथ क्या हुआ, कई जो बुनकार थे जैसे जैसे समय बीतता गया जो कई जो बुनकार थे उन्होंने लोन लेना मना कर दिया, लोन लेने से मना कर दिया। अपने जितने भी कारखाने थे उन्होंने उसको बंद करना शुरू कर दिया और वो अब एग्रीकल्चरल मजदूर के तौर पे काम करने लगे। बाय द टर्न ऑफ द 19th century, कॉटन वीवर्स फेस्ड ए न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम। जैसे ही 19th सेंचुरी शुरू हुई जो कपास के जो बुनकार थे उनको नई तरीके की प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी। अब हम देखते हैं वो नई तरीके की प्रॉब्लम क्या थी। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, मैनचेस्टर इंडिया में आए। 1772 हेनरी Patlau, a company official, had ventured to say that the demand for Indian textile could never reduce since no other nation produced goods of same quality. तो 1772 में हेनरी नाम के एक कंपनी ऑफिशियल ने ये कहा कि इंडियन टेक्सटाइल की जो डिमांड है वो कभी घट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इंडियन टेक्सटाइल की तरह उसी की तरह सेम क्वालिटी के गुड्स बना सके। Yet by the beginning of 19th century, we see the beginning of long decline of textile export from India. इसके बावजूद में 19th century की शुरुआत होते होते हमने ये देखा कि जो हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे गिरने लगी। 1811 से 12 तक जो पीस गुड काउंटर थे वो 33% थे इंडियन एक्सपोर्ट में, लेकिन 1850 to 51 आते आते जो हमारा एक्सपोर्ट था टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट था वो 3% से ज्यादा नहीं रहा। Why did this happen? What were its implications? ऐसा क्यों हुआ और इसके implications क्या थे? As cotton industry developed in England, industrial groups began worry about import from other countries. तो जैसे ही इंग्लैंड में जैसी कॉटन इंडस्ट्री बनने लगी तो कई जो इंडस्ट्रियल ग्रुप से उनको इस बात की चिंता होने लगी कि कहीं हमारी कंट्रीज जो कॉटन इंग्लैंड में बन रहा है उसको इंपोर्ट करना शुरू ना कर दे। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन टेक्सटाइल सो दैट द मैनचेस्टर गुड्स कुड सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कॉम्पिटिशन फ्रॉम आउटसाइड। तो ये जो कॉटन इंडस्ट्रीज थे उन्होंने गवर्नमेंट पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो क्या बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज जो कॉटन टेक्सटाइल पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगाएं ताकि जो मैनचेस्टर के गुड हैं वो ब्रिटेन में बिना किसी के कंपटीशन के आराम से बेचे जा सकें। ठीक है,
At the same time, industrialists persuaded the East India Company to sell British manufacturers in Indian market as well as, और उसी समय क्या क्या हो रहा था, जो कॉटन इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कह रहे थे कि वो जो ब्रिटिश में जो गुड्स बन रहे हैं वो इंडियन मार्केट में भी बेचना शुरू कर दे. Export of British cotton goods increased dramatically in the early 19th century. तो 19th century की शुरुआत में ही जो ब्रिटिश कॉटन गुड्स की का जो एक्सपोर्ट था, जो आयात था, वो बहुत ही ड्रामेटिकली बढ़ने लगा. At the end of the 18th century, there had been virtually no import of cotton पीस गुड्स इनटू इंडिया. तो मतलब 18th सेंचुरी के अंत आते आते यहाँ पे किसी भी तरीके का जो कॉटन था, वन पीस गुड्स जो कॉटन था वो इंपोर्ट नहीं हुआ भारत में. But by 1850, cotton piece good constitute over 31% of the value of Indian import, and by the 1870s, this figure was 50%. तो लेकिन 1815 में जो वन पीस कॉटन गुड्स था उसका जो मार्केट, उसका जो परसेंटेज था इंडियन एक्सपोर्ट में वो 31% था. लेकिन 1870s आते आते ये जो संख्या थी वो बढ़ के 50% हो गई. Cotton weavers in India thus faced two problems at the same time. तो अब क्या हुआ, जो कॉटन वीवर्स थे, जो कॉटन बुनकार थे हमारे भारत के, उन्होंने दो तरीके की समस्याओं को एक ही समय पे झेलना शुरू किया. अब वो समस्याएं क्या थी? पहली थी कि एक्सपोर्ट, जो कॉटन गुड्स का जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो खत्म होता जा रहा था. जो कॉटन गुड्स के लिए जो लोकल मार्केट था वो सुकड़ता जा रहा था. बीइंग ग्लटेड विद मैनचेस्टर इंपोर्ट produced by machine at lower cost, the import goods cotton were cheap so that weaver could not easily compete with them. तो जो मैनचेस्टर इंपोर्ट जो कॉटन था वो मशीन द्वारा बनाया जा रहा था. अब वो मशीन द्वारा बनाया जा रहा था जिसकी वजह से जो गुड्स थे, जो इंपोर्टेड गुड्स थे, वो सस्ते दामों पे थे. अब इन सस्ते दामों के गुड्स से जो हमारे भारतीय वीवर्स थे वो अपना मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारतीय वीवर्स को तो बुनकारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनका जो क्लोथ था, कपड़ा था, उसके दाम कई गुना ज्यादा थे जो मशीन द्वारा बनाए गए कपड़ों के मुकाबले. ठीक है, तो पहला तो कारण ये था कि भाई जो मशीन से बने हुए जो कपड़े थे उनका प्राइस कम था हमारे भारतीयों के बनाए कपड़ों से. दूसरा, बाय द 1850s a report from the most weaving region of India narrated story of decline and desolation. तो 1815 आते आते क्या हुआ कि कई जगह से इस बात की खबरें आने लगी कि जो वीविंग रीजन है हमारे देश के, उसमें बहुत ही भारी गिरावट होने लगी. ठीक है, बाय द 1816 वीवर फेस्ड ए न्यू प्रॉब्लम. अब 1816 आते आते इंडियन बुनकारों ने अब नई समस्या का सामना करना पड़ा. अब वो समस्या थी, दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी. अब उनको रॉ कॉटन जो था, कच्चा जो कपास था, अच्छी क्वालिटी का जो कच्चा कपास था वो उनको नहीं मिल रहा था. सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई. व्हेन द अमेरिकन Civil War broke out and cotton supply from US were cut off, Britain turned to India. तो जब अमेरिकन सिविल वार शुरू हुआ और जो कॉटन सप्लाई हो रही थी ब्रिटिश की यूएस से वो खत्म हो गई, तो अब ब्रिटेन ने क्या किया? अब ब्रिटेन ने इंडिया की तरफ अपना रुख किया. एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज, द प्राइस ऑफ कॉटन शूट अप. तो जैसे ही इंडिया का जो जो कच्चा माल था कॉटन का वो एक्सपोर्ट होने लगा इंडिया से और उसमें बढ़ोतरी हुई, तो जो कॉटन प्राइस थी इंडिया की, कच्चे कपास का जो दाम था वो उसका भी जो प्राइस था वो भी बढ़ने लगा. वीवर्स इन इंडिया वर स्टार्व्ड ऑफ सप्लाईज एंड फोर्स्ड टू बाय ए रॉ कॉटन एट द एक्सोर्बिएंटेड प्राइस.
अब क्या हुआ, अब जो भारत के जो बुनकर थे, अब उनको सप्लाई नहीं हो पा रही थी कच्चे माल की, और जो सप्लाई, अब जब वो मजबूरी में जो कच्चा माल खरीद रहे थे उसका भी प्राइस कई गुना ज्यादा था, जिनको उनको मजबूरी में खरीदना पड़ रहा था। एंड दिस सिचुएशन वीविंग्स कुड नॉट पे। अब इस तरीके की परिस्थितियां बन गई कि अब कॉटन का जो कच्चे माल का जो का प्राइस था उसका दाम इतना बढ़ गया था, तो जो हमारे बुनकर थे अब वो उसको खरीदने में या उसको उसके लिए पैसा देने में असमर्थ होने लगे। Then, by the end of the 19th century, weavers and other craft person faced yet another problem. अब उनके सामने एक और समस्या शुरू हो गई कि 19th century के खत्म होते होते भारतीय जो बुनकर थे और जो भारतीय जो कारीगर थे उनको एक नई तरीके की समस्या का सामना करना पड़ा। अब वो क्या थी, इंडिया में फैक्ट्री प्रोडक्शन का शुरू होना, भारत के बाजारों में भारतीय बाजार में मशीन गुड्स का मशीन के सामान, मशीन से बने सामानों का भरमार होना। हाउ कुड वीविंग इंडस्ट्री पॉसिबली सर्वाइव? अब इसमें वीविंग इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव कर सकती है? तो हियर अब यहाँ पे हम ये जो एक्सप्लेनेशन है खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से फैक्ट्रीज भारत में अपने वजूद में आए। तो सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।